क्लास 8। आज जो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर एनर्जी रिलेटेड बात है। इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक्स आएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और आप लोग का भी एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को आगे भी बढ़ाते रहना होगा, इसीलिए हम अपना वीडियो अपलोड कर करके रखेंगे। आप लोग को जब फुर्सत मिले आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, जिससे हम लोग का सिलेबस भी ख़त्म होता रहे और आप लोगों को भी कोई ट्रबल ना हो आप लोग को अपना टेस्ट देने में। ठीक है, और भी कुछ जगह कुछ ऐसा बात होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात कि सर आप ये करिए वो करिए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा मेरे को। मैं मेल में करके बता दीजिएगा या कॉल करिएगा सजेस्ट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है व्हाट इज़ वर्क। तो वर्क होता क्या है? जैसे अगर हम लोग मान लो बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये वर्क है? एक तरह से देखा जाए तो ये वर्क होता है, पर साइंस में या एक्चुअल फिजिक्स में ना ये वर्क नहीं कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स में वर्क तब कहलाता है जब कोई चीज़ पे हम लोग कोई फोर्स अप्लाई किए होंगे और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो ये पेन था, इसमें फोर्स अप्लाई किए, धक्का दिए और ये कुछ घसक रहा है। ठीक है, तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तभी वर्क को कहा जा सकता है। जैसे मान लो अगर बोलो कि सर मैं दीवार को धक्का मार रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, दीवार को धक्का मार रहे हो, पर क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई वर्क नहीं हुआ उसमें। याद रखना। तो अगर तो कोई पूछे व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स, तो वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो गया तो वो वर्क नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं। यहाँ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इन डायरेक्शन का बात भी बहुत बड़ा बात है। एक्चुअली तुम लोग छोटा क्लास में उतना दिमाग नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये एक्चुअली फॉर्मूला जो है ना, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ मनी हो गया फोर्स और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली इससे भी ऊपर थोड़ा लेवल है, एफ एस कॉस थीटा करके भी लेवल होता है कुछ। फिलहाल तुमने छोटे क्लास में हो, उतना दिमाग नहीं लगाते हम लोग, सिंपल रखते हैं इसको। वर्क डन इज फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्लास 8 में। सुनो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मान लो अगर तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, अब इसका रास्ता कुछ इस तरह का है। यहाँ से पहले यहाँ ये जाना पड़ेगा, फिर गोल टर्न लेना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाके तब जाके ये आओगे, ऐसे आओगे। इतना बड़ा रास्ता है इसको यहाँ से लेके यहाँ आने में। ऐसे रास्ता है, बीच में घर वर होगा, कुछ होता है ना कभी कभार, ऐसे घूम घाम कर आना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूँ ये जो कवर किया लड़का इतना दूर तक यहाँ आया, ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस है टोटल जो कवर किया है उसे डिस्टेंस कहते हैं। पर मैं अगर बोलूँ ये यहाँ से लेके कितना घसका है, कितना घसका कितना है, और तो यहाँ से यहीं तक का घसका है। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। भले ही यहाँ से जा नहीं पाएगा, वो अलग बात है, वो हमको ध्यान नहीं देना। हमको बस अगर तुम्हें कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। याद रखना। या मान लो अगर ये लड़का यहाँ से चला और ये घूमते फिरते हुए बहुत गया गया गया, बाप रे बाप, घूम घूम के यहाँ आ गया यहाँ। तो एक तरह से देखा डिस्टेंस बहुत बड़ा है इसका, पर डिस्प्लेसमेंट ये रहा छोटा सा। समझ गया डिस्प्लेसमेंट का मतलब। तो अगर मान लो वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं पे फिर लौट के फिर से वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। ये माथा समझो। अगर मान लो कोई सर्कुलर पार्क है, गोल पार्क है, ये लड़का उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, घूम के फिर से वहाँ पे आ गया, तो अगर मैं बोलूँगा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो बोलेगा हाँ कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है। हाँ वो तो किया है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो किया, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होके वो वहीं पे आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। ये माथा में बैठा लो पहले बात सब। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सिंपल सिंपल मैं वे से बता रहा हूँ।
तो याद रखना हम लोग जो फोर्स ये वर्क का जब डेफिनेशन बता रहा था तो उसमें फोर्स लगा रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कह रहा था, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई लड़का को यहाँ से यहाँ जाना हो, तो अगर लैंड से जाएगा तो ये रास्ता उसका है, तो उड़ के गया शॉर्ट, कितना शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ ना उसका। ठीक है। भले उड़ के संभव नहीं होता, पर अगर हो कुछ जेट पैक 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 कुछ लगा ले बॉडी में, तो यहाँ से उड़े सीधे एक दूसरे के यहाँ पर चल जाए, कितना इजीली हो जाए, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ता है। और इसी वजह से हवाई जहाज से आदमी जल्दी पहुँचता है कंपेयर टू लैंड एंड सी। ओके, तो डब्ल्यू इज एफ इंटू एस हम लोग समझ गए। तो कंडीशंस फॉर वर्क डन हो गया, एक फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ना कि तुम दीवार को ढकेला जा रहा हो, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वहाँ पे ज़ीरो वर्क हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सजेस्ट सम एग्जाम्पल इन विच वर्क डन विल बी ज़ीरो। वर्क डन किस किस एग्जाम्पल में, कुछ कोई एग्जाम्पल दो जिससे वर्क डन ज़ीरो हो। तो बहुत एग्जाम्पल है, अगर तुम दीवार को ठेल रहे हो, तुम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो ये पूरा वर्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग तो ज़ीरो हो जाता है। या फिर अगर वो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो वहाँ से आके फिर से वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो उस केस में भी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो फिर से वही ज़ीरो। समझ गया, ऐसा बहुत सारे केसेस हो सकता है। या फिर फोर्स ही नहीं लगाया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ठीक है। तो भी सॉरी फोर्स ज़ीरो तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे केसेस में वर्क ज़ीरो हो सकता है। तो व्हाट इज़ वर्क, ये डेफिनेशन पढ़ना होगा तुम लोग को। वर्क इज़ डिफाइंड एज it's when a force is applied on a body and there is some displacement in its own direction, then work is said to be done. ठीक है, ये घुमा के बोल सकते हो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स is applied on a body and there is some displacement in its own direction। यहाँ डायरेक्शन का लेके एक्चुअली थोड़ा और डिटेल होना चाहिए था, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटा क्लास है तुम लोग का, उतना हाई लेवल नहीं है, पर इसमें बहुत बड़ा बात है इसके पीछे, छोड़ो। तो हम लोग पढ़ लिए व्हाट इज़ वर्क। याद रखना वर्क में फोर्स डिस्प्लेसमेंट का बहुत जिक्र होना ज़रूरी है। कंडीशंस में ये दोनों बहुत ज़रूरी है। कंडीशंस में पूछे, फैक्टर्स पूछे, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया ये। यूनिट्स ऑफ वर्क। अब बात करते हैं वर्क का यूनिट क्या होगा। वर्क का यूनिट बहुत ईजी है, जो फोर्स का होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का होगा, वही हो जाएगा इंटू करके। फोर्स का होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर, है ना, तो इसका हो गया न्यूटन मीटर, बहुत सिंपल है। या फिर बहुत जन यूज़ करता है वो ये है, यूज़ करता है जूल। तो मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, बहुत वीकनेस है बॉडी में, और आप लोग भी बताते रहिएगा आप लोगों को क्या करवाना है नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, उस हिसाब से मैं नहीं चाहता हूँ कुछ पेंडिंग मेरा सर पे इतना हो जाए कि बाद में मैं करा ही ना पाऊँ, इसलिए कैसे करके भी थोड़ा थोड़ा करके भी मैं ख़त्म करा चाहूँ। और अच्छा पता चला कि तुम लोग का टेस्ट ही चल रहा है, तो इस तरह से अच्छा ही हुआ, मेरा भी अच्छा हुआ, मेरे लिए भी अच्छा हो गया। तो यूनिट हो जाता है वर्क का न्यूटन मीटर लिख लो या फिर जूल। ठीक है। इसके बाद कुछ सम्स आएगा इसी फॉर्मूला से। कभी देखो जैसे फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, बोलेगा वर्क निकालो, या कभी वर्क दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा, बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, ऐसे ही कुछ ना कुछ मिसिंग विसिंग रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, या द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कितना कैपेसिटी है तुम में, इतने रहने देता हूँ मैं। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी एंड वर्क बहुत इंटररिलेटेड चीज़ है, क्योंकि जब वर्क होता है तो अभी एनर्जी लगता है, राइट। तो एनर्जी जब होगा तो वर्क होगा, वर्क होगा जब तो एनर्जी लगेगा, ऐसे इंटररिलेटेड बात सब है। ठीक है, ये भी कहीं पे अगर देखना बुक में कि हाउ एनर्जी एंड वर्क आर इंटररिलेटेड टॉपिक्स, हाँ ये इंटररिलेटेड होगा ही, जहाँ कहीं काम होगा यहाँ पे वर्क होगा, करना पड़ेगा। अब वर्क इन फिजिक्स टर्म कर रहा है वर्क, ठीक है, हम लोग नॉर्मल भाषा का वर्क नहीं। ठीक है, जैसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वो भी वर्क है, नहीं वैसे नहीं, जहाँ वर्क होगा वहाँ एनर्जी स्पेंड होगा ही होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी सेम लाइक वर्क, सेम ही होगा, इसका भी होता है यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी जूल।
ठीक है। इसके बाद आएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फोटोकेमिकल एनर्जी, लाइट की एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत एनर्जी होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत एनर्जी ना पढ़ के हम लोग को जो जो बुक में दिया हो थोड़ा सा नॉलेज रख लेना है। और अभी जो आएगा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आएगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का 2 टाइप्स है। इसमें आता है काइनेटिक एनर्जी, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, नेक्स्ट दिन में फिर से इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसमें कोई मूवमेंट वाला बॉडी हो ना, कोई मूविंग बॉडी, उसमें अगर एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो अगर ये पेन से अगर यहाँ पे रखे रहो, ऐसे करो ज़्यादा आवाज़ नहीं होगा, तो दूर से लेके फिर ज़्यादा आवाज़ होगी। ये यही चीज़ का यही मास था, अचानक यहाँ से इतना ऊपर से लेके गए, मोशन में आ गया या कुछ हुआ, अचानक इतना दम कैसे बढ़ गया? तो ये कुछ मोशन का जो, जिसमें मोशन के कारण जो दम आ जाता है या मोशन के कारण जो एनर्जी एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। या तुम लोग कभी कभी एग्जांपल देखोगे, कोई मान लो दरवाज़ा तोड़ना है, तो खड़े खड़े दरवाज़ा तोड़ो, तुम हिला भी नहीं पाओगे। ये दौड़ के आओ और तोड़ो, शायद तुम उसे हिल जाए और टूट भी जाए, 2 जन हो तो टूट भी जाए। ये अचानक हुआ कैसे? ये हुआ इसलिए क्योंकि मोशन में कोई नया एनर्जी होता है, वो एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर बॉल रोलिंग, यू आर वेविंग, मॉस्किटोज मूविंग, कोई भी चीज़ मूवमेंट या कुछ मोशन में हो, एनर्जी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइप होता है, पर फिलहाल के समझ लो स्टोर्ड एनर्जी, कहीं भी स्टोर का फॉर्मेट हो एनर्जी का, वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसमें हाफ तो हाफ है, m होता है मास ऑफ द बॉडी, v यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी मैंने स्पीड एक तरह से। ठीक है, समझने के लिए पड़े, वेलोसिटी स्पीड में अंतर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को बोले किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², हाफ mv²। ठीक है, और द रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी में नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, इट डिपेंड्स वेरी इजीली, ये डिपेंड्स ऑन मास एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट्स इट। तो काइनेटिक एनर्जी समझ गए, मोशन वाला बॉडी, और ये स्टोर्ड एनर्जी होता है, उसका बाद में बात करेंगे। मोशन में जो भी हो उसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक, और ये मैकेनिकल का ही टाइप्स है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए मैं इतने रहने देता हूँ। जिस किसी को फीस देना हो मेरे को प्लीज़ इत्तला करें, मैंने इन्फॉर्म करें, मैं आके कलेक्ट कर लूँगा। इस संडे में आ रहा हूँ, और बहुत जन इन्फॉर्म कर चुका है, मेरे को आना तो पड़ेगा ही। जिसको और किसी को इन्फॉर्म करना है प्लीज़ उनको आप क्लास से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं संग संग एक साथ ही सबका ले लूँगा, अलग से नहीं जाना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, बाय, टेक केयर।